नमस्कार दोस्तों, सीटेट क्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मनोविज्ञान और बाल विकास शास्त्र के प्रश्न विश्लेषण का भाग 2 आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले सीटेट क्रैक यूट्यूब चैनल में भाग 1 हो चुका है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले स्टोर में प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 का विश्लेषण अच्छी तरह से सुनिए। आप सभी को रिक्वेस्ट है। मित्रों, आज जो हम देखने जा रहे हैं वह बहुत ही मस्ट से आपको अनिवार्य है, क्योंकि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पिछले आज तक के हुए सवालों का एक बड़ा धमाका, आज बड़ा विश्लेषण रहेगा। ये बड़ा धमाका रहने वाले है सीटेट क्रैक सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो सीटेट क्रैक की टीम को और ज़्यादा उत्साह आएगा दोस्तों, और आपके लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल उपलब्ध करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, आज के सेशन को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन को सुनना है। पहले से ही सवाल को मार्क करके रखा हुआ है मैंने। अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो तो मैंने मार्क करके रखा हुआ है कुछ सवाल बाकी है। वैसे तो मुझे मार्क करने नहीं थे, लाइव सेशन में मार्क करना था, मगर कुछ कारणवश वो मार्क हो चुके हैं। तो तभी भी आपको एक प्रयास करना है दोस्तों। जब भी मैं सवाल पढ़ूंगा तो आपको उसके आंसर सुनने हैं और प्रयास करना है लगभग खुद उसके आंसर देने का। ठीक है। पहला सवाल है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो उस वक्त सवाल को अच्छी तरह से उस कथन को सुनना है, कथन को पढ़ना है और बाद में ही सवाल का जवाब देना है। कथन है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। 2, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। 3, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और 4, पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे सवाल के जो जवाब होते हैं वह है विकास, जो डेवलपमेंट है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जो बच्चों का विकास होता है दोस्तों, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण, इन दोनों जो कारक घटक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों के विकास के लिए। तो सवाल नंबर 1 का उत्तर रहेगा, सवाल नंबर एक ही रहेगा, उसका उत्तर भी एक ही रहेगा। बाद में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। जिन्होंने भी पियाजे के सिद्धांत अच्छी तरह से पढ़े होंगे उनको इस सवाल का जवाब आएगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो 1, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। 2, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और 4, बच्चे अधिगम पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। हाँ दोस्तों, बराबर है। बाद में 3, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। 1, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। 2, प्रतीकात्मक विचार का विकास। 3, अहम मान्यता। और 4, अनुत्प्रक्रियता। बताना है आपको कि 3 नंबर का जवाब का जो सवाल है क्या हो सकता है। ऐसे वक्त थोड़ा सोचना है कि क्या हो सकता है उसका, उस सवाल का जवाब। तो उसका रहने वाला है 3 नंबर का, अहम अहम मान्यता। अहम मान्यता हो सकता है, और थोड़ा अगर विचार करें तो लगभग ये आंसर लगता है, मगर वो सही आंसर नहीं है दोस्तों। अहम मान्यता नहीं हो सकता। उसका जो सही आंसर है वह है प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्या है दोस्तों? प्रतीकात्मक विकास का विचार, ये सही आंसर है। वो 3 नंबर का हम मान्यता इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने गहराई से अगर सवाल को देखा तो आपको समझ में आएगा कि पूर्व संक्रांतिक विचार की एक सीमा तो कौन सी नहीं है पूछा उन्होंने। तो प्रतीकात्मक विचार का विकास, यह उसकी पूर्व संक्रांतिक विचार की एक सीमा नहीं है। बाद में जो सवाल लेने वाले हैं उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो 4 नंबर का सवाल लेंगे कि युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सवाल पूरी तरह से ऐसा है कि
डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। दो, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तीन, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और चार, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाता है। देखो, खेल जो है युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कौन सी? तो उसका आंसर रहेगा 3 नंबर का, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ठीक है दोस्तों, बाद में 5 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? देखो, जो सीटेट क्रैक में अभी फिलहाल हम जो प्रश्नों का एनालिसिस ले रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो इससे दो बातें समझ में आती है कि प्रश्नों का ट्रेंड क्या है, प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, और दूसरी बात कि हमें कितनी गहराई तक कंसेप्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। 5 नंबर का सवाल यही हमको बताता है कि आपकी पढ़ाई, आपकी कंसेप्ट कितनी क्लियर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो उसका ऑप्शन हम देखेंगे। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? 2 नंबर, सही जवाब क्या है? 3 नंबर, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? और 4 नंबर, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो 4 नंबर का ऑप्शन ही सही है। अच्छा जो शिक्षक है वह विद्यार्थी को यही कहेगा कि हम, देखो बच्चों, ये सवाल है, तो इस सवाल को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, ना कि उस पर बर्डन डालेंगे कि नहीं तुमको ये सॉल्व करना ही है और इसी तरीके से करना है, तो यह उचित नहीं होगा। तो नज़दीक नज़दीक जो बराबर के सवालों का जवाब नज़दीक नज़दीक से जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से सही सकारात्मक ऑप्शन हमें चूज करना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। 6 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का वर्णन कौन से ऑप्शन देखेंगे कि करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। 2, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ परीक्षण, रैंकिंग। 3, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। और 4, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। 1 नंबर, करके सीखना प्रगतिशील शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 1, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दोस्तों, यह सवाल बराबर इसलिए भी है, इस सवाल का जवाब 1 नंबर ऑप्शन जो है इसलिए भी बराबर है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष बच्चे की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इससे आगे का सवाल है 7 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? देखो दोस्तों, सवाल शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ये जो कथन है इसमें से निम्नलिखित में से नज़दीक इसको सही ठहराने वाला जो ऑप्शन होगा वो देखेंगे कौन सा है। चलो, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। 2, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख ले सकते हैं। 3, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब करती है। और 4, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। आगे जाएंगे दोस्तों, आगे का सवाल लेंगे। 8 नंबर का सवाल, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? 1, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। 2, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। 3, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और 4, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। अगर जिन्होंने भी कोहलबर्ग का टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा उनको इस सवाल का जवाब आएगा दोस्तों 1 नंबर का, कि उनके सिद्धांत संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग समर्थन करते हैं। 9 नंबर का सवाल, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। 1, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। 2, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। 3,
एक संदर्भ को जिसमें बच्चों सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। और 4, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। सवाल अगर अच्छे से आपने देखा होगा कि निकटवर्ती विकास के क्षेत्र संदर्भित करता है। 9 नंबर का जो ऑप्शन है उसका सवाल हमें अच्छे से देना है दोस्तों। प्रयास करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। आप तो उसमें ऑलरेडी टिक मार्क नहीं हुई है तो आपको बताना है क्या है और क्या रहने वाला है। मैं तो आपको बताऊंगा ही। उसका ऑप्शन जो है 3 नंबर का है दोस्तों कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चों के सहयोग को के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का सवाल लेने वाले हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। सवाल देखिए, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व एक त्रिलक्षण्य वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। 2 में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। 3 में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। और 4 समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसमें से आपको सवाल का जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन लगभग सही हो सकता है। सीटेट क्रैक की ओर से 2 नंबर का सवाल लगभग सही लगता है कि मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। किसमें? उभयलिंगी व्यक्तित्व में। ठीक है, आगे के सवाल लेंगे। 11 नंबर का सवाल, बच्चों डॉट डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते। 1 मीडिया, 2 सामाजिकरण, 3 संस्कृति और 4 ट्यूशन। दोस्तों इसका सवाल देने का आपको प्रयास करना है। 4 नंबर का ऑप्शन होगा दोस्तों कि ट्यूशन। ट्यूशन बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है। क्या है देखिए, 1 वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। 2 इनकी भाषा को समझना मुश्किल है। 3 परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। और 4 वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। देखिए उसका जो आंसर रहने वाला है वो 1 नंबर का रहने वाला है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। मानकीकृत परीक्षण। 13 नंबर का सवाल, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। क्या कहता है तो पढ़ेंगे। 1 बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। 2 बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं। पेपर पेंसिल, 3 नंबर का ऑप्शन पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। और 4 प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। अच्छे से पढ़ना है और सवाल का जवाब देने का प्रयास करना है दोस्तों। हमारी ओर से तो आपको बताया जाएगा कि 2 बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। आगे का सवाल लेंगे।